अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैडम डिफाज के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। मैडम डिफाज एक बहुत ही विलेनस हम तो नहीं कह सकते, एक बहुत ही डोमिनेट करैक्टर हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल के। ये एक वाइन शॉप, एक शराब की दुकान की मालिक है सेंट एंटोन पेरिस में, और नावल की ये इंटेगनिस्ट हैं। पूरे नावल के अंदर हमें ये बात पता चलती है कि जो चार्ल्स डिकन है वो इन्हें स्टाउट वुमन कहते हैं और बड़ी वॉचफुल आई रखती हैं, और एक बहुत ही एक बड़ा सा हाथ है इनका, और उस हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। स्टेडी फेस है, स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, और ग्रेट कंपोजर है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। मैडम डिफाज की फैमिली जो है इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अमीर लोगों के हाथों, ख़ास तौर पे एवरमॉन्ट जो ब्रदर्स थे। बहुत सालों पहले एवरमॉन्ट के जो भाई हैं उन्होंने इनकी सिस्टर के साथ ज़्यादती की। उसके बाद इनकी सिस्टर की मौत हो गई, उनका जो बच्चा पैदा होने वाला था वो भी ज़ाया हो गया। मैडम डिफाज के जो भाई थे, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे और जो फादर थे वो भी मर गए। इन्हीं ट्रेजिडीज़ की वजह से मैडम डिफाज जो थी वो बदले पर उतर आई। एवरमॉन्ट के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सारे जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी है, फ्रांस के जो शाही लोग हैं उनके ख़िलाफ़। मैडम डिफाज जो हैं एक ग्रैंड वूमन है, एक बड़ी औरत हैं, और ये वाइफ हैं अर्नेस्ट डिफाज की, जो कि लीडर हैं रेवोल्यूशन के। मैडम डिफाज जो है वो नहीं भुला सकती कि किस तरह से उनकी सिस्टर के साथ ज़्यादती की गई और जो उनकी फैमिली के साथ जुल्म किया गया। वो एक बदले का सिंबल बन गई, बदले का निशान बन गई। उनके दिल में नफ़रत है, गुस्सा है, और एवरमॉन्ट जो है वो गरीब लोगों से नफ़रत किया करते थे। मैडम डिफाज जो है वो अमीर लोगों से नफ़रत करती हैं। उनकी जो बहन थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और मैडम डिफाज का स्टेडी फेस था और स्ट्रॉन्ग फीचर्स थे। कहीं पर भी पूरे नावल में उनकी खूबसूरती का ज़िक्र नहीं होता, कंपोजर का ज़िक्र बहुत ज़्यादा हुआ है। अपने शौहर के बिल्कुल ही बरक्स ये बिल्कुल ग्रिम हैं, हॉरिबल हैं, खौफनाक हैं, और इनकी जो अल्फाज हैं वो सुनने वाले के दिल में कहर ढा देते हैं। और जब वो ये बात कहती हैं कि जाओ हवा और आग को कह दो रुकने के लिए, मुझे मत कहो। उनके जो शौहर हैं वो ये काम करने से पहले कुछ सोचते हैं, लेकिन ये जो मैडम डिफाज हैं ये वुमेन ऑफ एक्शन है। उनकी जो निटिंग है ये आम हाउस वाइफ की निटिंग की तरह नहीं है। इनकी जो निटिंग है वो ऑमनेस है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये ऐसी निटिंग है जो कि लोगों की तकदीर को का फ़ैसला करती हैं। ये असल में हज़ारों लोगों की तकदीर लिख रही हैं। ये उन लोगों के नाम लिखती हैं रजिस्टर के अंदर जो कि अब मरने वाले हैं रेवोल्यूशन की वजह से। मैडम डिफाज की इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि ये किसी का भी नाम नहीं बुलाती। लूसी जो है जब इससे अपील करती है कि मेरे शौहर को छोड़ दो, तो मैडम डिफाज उसे याद कराती है उन औरतों और बच्चों के बारे में जिन्होंने शाही लोगों के हाथों जुल्म सहे हैं। वो उसे याद कराती है उस भूख, प्यास और बीमारी के बारे में जो कि लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी। लूसी को पता चल गया कि मेरी सारी फरियादें इसके सामने कोई मानी नहीं रखती। मैडम डिफाज बेस्टील के अंदर तूफ़ान की तरह दाखिल होती हैं और गवर्नर को पकड़ लेती हैं। गवर्नर किसी वक्त में बड़ा मगरूर आदमी था, लेकिन अब वो बड़ा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, एक ताबेदार बच्चे की तरह। मैडम डिफाज ने उसके साथ कोई बात नहीं करनी थी। उसने अपना पैर रखा उसकी गर्दन पर और चाकू के साथ उसका सर काट दिया। मैडम डिफाज लेडी मैकबेथ की तरह है, कोई दिल, कोई रहम, कोई मोहब्बत इसके दिल में नहीं है। ये पैदा ही हुई है तो बदला लेने के लिए उन लोगों से जिन्होंने इसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, और ये कि कोई भी बच्चे या पैदा नहीं करना चाहती, ना ही उनसे मोहब्बत करना चाहती हैं। हम ये सोच सकते हैं कि इनका बड़ा ही शानदार बचपन हुआ होगा, लेकिन गुर्बत की वजह से हम कह सकते हैं गुर्बत इन्होंने देखी होगी, लेकिन पुरसकून ज़िंदगी तो थी। लेकिन एवरमॉन्ट फैमिली ने उनकी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। अर्नेस्ट डिफाज जो हैं वो जब फेवर मांगते हैं लूसी और उसकी बेटी के लिए, तो वो आगे से हंस पड़ती हैं, और दूसरों को तकलीफ़ देकर इनको एक अजीब सी लज़्ज़त और सुकून मिलता है।
ساتھ میں ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ آرنسٹ ڈفا جب تھوڑے سے ڈپریس ہوتے ہیں کہ ہماری ریولوشن کا وہ گول اچیو نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، تو میڈم ڈفاج اسے کہتی ہیں کہ ویٹ کرو، ہر پلان کو کچھ وقت چاہیے اور لمحہ چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ ان کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ہمیشہ فائنل ہوتے ہیں اور کوئی ان پہ سوال نہیں کر سکتا۔ ان کا جو شوہر ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے اور یہ میڈم ڈفاج عورتوں کو لیڈ کرتی ہیں۔ ہر وقت وہ دیکھتی ہیں، اپنے ذہن میں رکھتی ہیں کہ کس طرح ان کی بہن کا قتل کیا گیا تھا، اور وہ سارے امیر لوگ غریب لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں اور اوپریسڈ عورتوں کے اوپر بھی، اور ان کے سامنے یہ ایک کرویلٹی کا سمبل بن چکی ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارے ان سمبلز کو، ان نشانات کو ختم کر دیں۔ اگر ہم میڈم ڈفاج کی سسٹر کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا جو بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے وہ ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے۔ ہمارا دل کافی نرم بھی ہوتا ہے، ہمارے دل میں رحم بھی آتا ہے اور ہم سمپتی بھی محسوس کرتے ہیں میڈم ڈفاج کے لیے، لیکن جب سارے لوگ مل کر ایک جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور جب غریب درجن جب وہ ماری جاتی ہے اور اس کے ساتھ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میڈم ڈفاج کا جو غصہ ہے وہ ایک خوفناک بونڈر بن چکا ہے، خوفناک سمندری طوفان بن چکا ہے۔ میڈم ڈفاج نفرت اور وائلنس کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ان کی جو موت ہے یہ بھی پوئٹک جسٹس ہے، اور ہم یہ بات بھی سوچیں کہ وہ آئی تھیں لوسی کو مارنے کے لیے، لیکن اس کی جگہ مس پروز موجود تھیں، اور مس پروز کے اوپر جو انہوں نے فائر کیا ہے اور اس فائر کی وجہ سے جو ریباؤنڈ ہوئی ہے گولی اور میڈم ڈفاج کو لگی ہے اور مس پروز جو بحری ہو گئی ہیں، یہ پوئٹک جسٹس ہے، یہ ڈیوائن ریٹریبیوشن ہے۔ ایک طرف تو لوسی ہے جو کہ خوبصورت سا پھول ہے جو کہ سویٹنس، گریس، گڈنس کو شو کرتی ہے، تو میڈم ڈفاج دوسری طرف ایک طوفان ہے جو کہ اس خوبصورتی اور رحم دلی کو تباہ کر دے گا۔ میڈم ڈفاج ایک گرینڈ کریکٹر ہے اس ناول میں، اور ان کی جو اینڈنگ ہوئی ہے وہ بھی گرینڈ ہے، اور وہ اپنی ہی پسٹل کی گولی کی وجہ سے مر گئی ہیں۔ میڈم یہ ڈاکٹر مینٹ کے گھر پر موجود تھیں اور یہ وہاں پہ جاتی ہیں لوسی کو مارنے کے لیے، لیکن اپنی جان ہی گوا بیٹھتی ہیں۔ اینڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کریکٹر ہے